Welcome to my channel Easy Physics by JMD। आइए बच्चों, आज हम 11th क्लास का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। एक्चुअली बुक्स में ये दूसरा चैप्टर दिया रहता है और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में आप लोग क्लास में देख लेंगे। तो हम लोग मात्रक और मापन से स्टार्ट करते हैं कि अब ये मात्रक और मापन क्या होता है। देखिए, अब पहले हम यहाँ पर मात्रक के बारे में बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है। जब हम मापन करते हैं तो हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए जो सर्वमान्य मानक उपयोग किया जाता है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि का होता है। मतलब अब हम पहले ये देखेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या है, उनका मात्रक क्या है और हम कैसे मापन करते हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनका किसी फिजिकल फिनोमिना से संबंध हो, ठीक है ना। फिजिकल फिनोमिना मतलब कि कोई प्राकृतिक या भौतिक घटना जिससे किसी राशि का संबंध होगा, उसको हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। और इन भौतिक राशियों का जब हम मापन करते हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमने बताया मात्रक, यानी कि स्टैंडर्ड, एक मानक होगा जिससे हम तुलना करेंगे, और एक होगा आंकिक मान। आंकिक मान। अब हम देखेंगे कि मात्रक बताता है कि किसी भौतिक राशि में वह स्टैंडर्ड मानक कितने बार आया है। जैसे मान लेते हैं कि एक साड़ी की लंबाई हमारी 5 मीटर है, यानी कि इस जो मात्रक है, स्टैंडर्ड हमारा मानक है, वो मीटर है। और एक साड़ी को यदि हम मापन करेंगे तो यह मीटर उसमें 5 बार यूज़ हुआ है, ठीक है ना, 5 बार यूज़ हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक साड़ी की माप है 5 मीटर। यहाँ पर यह जो 5 है ये हमारा साड़ी के मापन का आंकिक मान है, और ये मीटर जो है ये हमारा क्या है? मात्रक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी वस्तु का हम भौतिक राशि का हम मापन करते हैं तो हमको यूनिट चाहिए होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए रहती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम लोग लिखेंगे एन और यू। एन यू। एन यू क्या रहता है? एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो कैसे? देखिए, यानी कि 5 मीटर साड़ी को अगर हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो वो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि साड़ी या फिर 5 मीटर की लेंथ बोली जाए या 500 सेंटीमीटर की लेंथ बोली जाए, साड़ी तो उतनी ही बड़ी रहेगी, मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगी। ये रिलेशन बताता है कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी कि अगर यूनिट हमारा छोटा होगा तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होगा। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में हम देखें कि सेंटीमीटर हमारा एक छोटा मात्रक है, तो हमें छोटे यूनिट से यदि हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको 500 बार सेंटीमीटर जा करके हम साड़ी को माप पाएंगे। और मीटर जो कि बड़ा यंत्र है, बड़ा मात्रक है, तो 1 मीटर का यदि हम पैमाना यूज़ करेंगे तो बस 5 बार में ही साड़ी को हम माप पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, आंकिक मान जो होता है, वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि यूनिट छोटा है तो आंकिक मान ज़्यादा होगा, और यदि यूनिट बड़ा है तो आंकिक मान क्या होगा? छोटा आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड मानक होता है हमारा, एक सर्वमान्य मानक होता है, उसे हम मात्रक कहते हैं। और मात्रक किसी भौतिक राशि की जब हम मापन करते हैं तो हम यह बताते हैं कि उसमें यह मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनिंग नहीं होती है एग्जाम में, लेकिन आपको स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हैं तो चीज़ें जानना जरूरी है। जैसा कि हम कहते हैं कि विज्ञान क्या है? जानना। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइंसिया, मीन टू नो। इसका मतलब है हमको जानने की आवश्यकता है, चीज़ों को हम जानेंगे और कुछ चीज़ें हम एग्ज़ाम बेस्ड पर पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने ये मात्रक की परिभाषा देखी, और फिर हमने देखा कि यह मात्रक जो होता है, किसी वस्तु का जब हम मापन करते हैं तो मात्रक के साथ साथ आंकिक मान की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब हम आंकिक मान और मात्रक दोनों के साथ
दोनों को कंबाइन करके किसी वस्तु का मापन कर पाते हैं। और हमने इस चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा, एक साड़ी का उदाहरण लेकर के हमने उसका मेज़रमेंट किया और हमने 2 मात्रकों में उसका मान ज्ञात किया, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ का, किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो हमें उसमें आंकिक मान और मात्रक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी अभी मैंने बोला कि किसी भौतिक राशि को मापेंगे, तो यहाँ पर भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि मतलब एक ऐसी राशि जिसका किसी भौतिक घटना से संबंध हो, भौतिक घटना से संबंध हो, और जिसे हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। और इसके मापन के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक संख्या यानी कि आंकिक मान, और एक मात्रक यानी कि यूनिट। अब ये भौतिक राशियाँ जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं बच्चों, ये 2 तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि मूल राशियाँ, और दूसरी भौतिक राशियों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। अब हम देख रहे हैं भौतिक राशियाँ। तो बच्चों आपको नोट्स बनाना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके वीडियो नोट्स बना सकते हैं कि हमारी भौतिक राशियाँ 2 तरह की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम मूल राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब मूल राशियाँ जो होती हैं वो ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके यूनिट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हों, किसी पर डिपेंड ना हो, आपस में डिपेंड ना करते हों, इंडिपेंडेंट हों, और इनके अलावा अन्य जितनी भी भौतिक राशियाँ होंगी वो सब इनके यूनिट्स के पदों में लिखी जा सकें। यानी कि मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र हों, और ये राशियाँ दूसरी राशियों, इन मूल राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक अन्य राशियाँ होंगी उनका मात्रक, उनको व्यक्त करने के लिए हम मूल राशियों के पदों का सहारा लेते हैं। तो इन मूल राशियों के जो मात्रक बनते हैं इनको हम मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड यूनिट जो होती हैं इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है, वो भी यहाँ से नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच यूनिट ऑफ विच क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट एंड all other physical quantities can be represented in terms of the fundamental units or fundamental quantities. These are called the derived physical quantities and the units are called derived units. तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, और इन राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम देखेंगे मापन जब करते हैं तो मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। चलिए चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की जो पद्धतियाँ होती हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पुराने समय में और अभी भी, इवन अभी भी 3 तरह की पद्धतियाँ यूज़ की जा रही हैं। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ये क्या है? MKS मतलब हमारी जो लंबाई है वो मीटर में मेज़र की जाएगी, K मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त किया जाएगा, और S मतलब टाइम को हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह CGS सिस्टम में हम यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेज़र करेंगे, व्यक्त करेंगे।
एफपीएस सिस्टम में हम लंबाई को फुट में और जो द्रव्यमान है उसको हम पाउंड में, समय को हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये 3 पद्धतियां हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सर्वमान्य मात्रक पद्धति होती है, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। और ये इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगी और इनके अकॉर्डिंग जो मूल राशियां होती हैं वो सिर्फ 7 भौतिक राशियों को ही मूल राशियों के दायरे में रखा गया है। तो अब हम देखेंगे मूल राशियां। मूल राशियां हम लोग 9th में ये सब चीज़ें पढ़ करके आते हैं। आप सभी ने 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। मूल राशियां मतलब वे भौतिक राशियां जो इंटरनेशनल लेवल पर 7 सर्वमान्य मूल राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी हम ले लेते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम बोलते हैं, इसको तो हम लेंथ बोलते हैं। मास, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको मास बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं। और ये हो गए इलेक्ट्रिक करंट। आई या यूनिट की जब हम बात करेंगे तो एम्पियर इसका मात्रक होता है। 5वीं जो मूल भौतिक राशि है वो है ताप। और 6 नंबर पर आती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7 नंबर पर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, पदार्थ की मात्रा। क्या चीज़? पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो मात्रक होता है मूल राशियों का, ये क्या है? मीटर। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। समय का क्या है? सेकेंड। वैद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। ताप का क्या है? केल्विन। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का जो होता है मात्रक, वह मोल होता है, ठीक है, मोल होता है। अब इसको हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लोग ये मीटर, ये किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल पदार्थ की जो मात्रा है उसमें हम ये ई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि 7 मूल भौतिक राशियाँ। ये हैं हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके ये मात्रक हैं क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। हमारी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है यानी कि जो एसआई यूनिट है, इनमें हमने देखा कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं 7। ये हमारे पास 7 हैं। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं, यूनिट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरी है हमारे पास सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चों, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, जिनको हम साधारण भाषा में कोण यानी कि एंगल ही बोलते हैं, ये हमारा क्या है? प्लेन एंगल कहलाता है। और सॉलिड एंगल क्या है? एंगल ही है 3 डायमेंशनल में। चलिए देखते हैं कैसे अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके पहले अब अभी हम देख लेते हैं कि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो सीक्वेंस में आप पहले पद्धतियाँ लिखेंगे। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये आपको पता है कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया कि लंबाई और द्रव्यमान और समय का हम मेजरमेंट इन सारी यूनिट्स में कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई यूनिट है, इसके आधार पर 7 मूल राशियाँ होती हैं। और जो 7 मूल राशियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, इनके ये मात्रक हैं, संकेत हैं, और इस तरह से ये 7 मूल राशियाँ हो गई।
अब हम दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जो बात कर रहे थे, चलिए अब उनको समझ लेते हैं। यदि हम कोई एक वृत्त कंसीडर करें, एक सर्कल कंसीडर करें, तो इसका ये जो आर्क होता है इसको हम ds लिख लें, dx लिख लें, डेल्टा x लिख लें या डेल्टा s लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, डेल्टा l लिख सकते हैं, चाप का कुछ भी नाम आपकी बुक में जो भी दिया है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डेल्टा x कंसीडर कर लिया। इस वृत्त के केंद्र पर यह चाप जितना कोण अंतरित करता है, जितना कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थीटा। या छोटा सा एंगल होता है तो हम उसको स्मॉल एंगल को डी थीटा लिख लेते हैं। और ये ही प्लेन एंगल या समतलीय कोण कहलाता है, प्लेन एंगल या समतल कोण कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर आर। या इसे हम साधारण भाषा में कहें तो कोण जो होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो भी एक सर्कल हमने कंसीडर किया है, इसकी रेडियस सपोज करो ये आर है, तो जो एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ जो प्लेन एंगल है वो रेडियन होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आर डी, इस तरह से रेडियन को इस तरह से डिनोट करते हैं। और एंगल को हम थीटा से, अल्फा से, बीटा से, या बहुत सारे एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो बस यहाँ पर एक रिवीजन है। अब हम देखेंगे घन कोण क्या होता है। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल, यानी कि जिसको हम हिंदी में घन कोण कहते हैं, ये क्या होता है। कोण सिंपल भाषा में, जैसे हमने मेहंदी का कोण देखा है, लइया चना खाने के लिए हम लोग कोण बनाते हैं। और भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक गोला है, वृत्त नहीं है, गोला। गोला मतलब ये 3 डायमेंशनल हमने शेप कंसीडर की है। इस गोले के केंद्र पर, कि ये इसके केंद्र पर जितना कोण बना रहा होगा, ये सरफेस एरिया, जैसे एक फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल में आपने देखा होगा ब्लैक वाइट बहुत सारे जो पैचेस बने रहते हैं। अगर उसमें एक पैच की बात करें तो वो कोण, कितना कोण केंद्र पर बना रहा होगा, उसे हम घन कोण कहेंगे। और अगर ये एलिमेंटल एरिया ds है और इस गोले की त्रिज्या r है, तो जो घन कोण होता है उसे हम ओमेगा से, या दूसरी एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे ओमेगा से डिनोट किया गया है। तो हमने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया हुआ है, तो स्मॉल एरिया के लिए जो एंगल है वो भी स्मॉल अंतरित हो रहा है, तो ये इसको हम लोग डी ओमेगा कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ds ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये घन कोण का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम पूरे घन कोण की बात करते हैं कि किसी भी शेप के कारण से केंद्र पर कुल कितना घन कोण अंतरित होता है, तो वो बच्चों 4 पाई होता है। ये अभी आप 12th में फिर से पढ़ेंगे, पहला दूसरा चैप्टर, वहाँ पर फिर आपको ये समझाया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण 2 डायमेंशनल हम बात कर रहे होते हैं, तब जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो प्लेन एंगल होता है। और जब हम 3 डायमेंशनल शेप की बात कर रहे हैं, मतलब गोले की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक सरफेस हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कंसीडर किया है, वो केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, और जिसको हम लोग शॉर्ट में SR लिखते हैं। ठीक, तो घन कोण और समतल कोण, समतलीय कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये जो हैं ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ में। मतलब दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन SI सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिन्हें हम हिंदी में पूरक मात्रक भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं उन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो इस तरह से आपका मात्रक के बारे में जो टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। यहाँ पर फिलहाल हम जितने टॉपिक्स अभी पढ़ रहे हैं उनमें अभी ये पूरक मात्रक की सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनका भी हम लोग यहाँ पर नोट्स देख लेंगे। बहुत ही साधारण भाषा में ये नोट्स हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत एग्ज़ाम बेस्ड चीज़ें नहीं हैं, बट जानने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें पता ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, या जब भी आप कोई प्रूविंग करोगे, डेरिवेशन करोगे, तो ये सारी बातें और न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ होंगी। तो
ये इस तरह से डी थीटा जो हमने यहाँ पर प्लेन एंगल कंसीडर किया है, और ये आर्क हमने जो है डी एक्स कंसीडर किया है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये फॉर्मूला है, और ये इसका मात्रक हो गया। इसी तरह घन कोण को हमने यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ से घन कोण के बारे में भी नोट्स आसानी से बना सकते हैं।